चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाँ ऑब्वियसली आपको 3 क्वेश्चन जब तक मैं करा रहा हूं तब तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन करेंगे वो है जो मैंने कल की क्लास में बच्चों को दिए थे। कौन से सर? 17, 18, 19। सो गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? मुझे भी करना पड़ेगा ना। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? नहीं अनीश, सॉरी है, कुछ तो गलत कर दिया आपने, है ना? आकाश करेक्ट। चलो देख लेते हैं फटाफट से। सर पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आएंगे वहां पर। क्वेश्चन उनका कहते हैं कंसिडर दी सेट ऑफ प्रोसेसेस विद अराइवल टाइम इन मिलीसेकंड्स, जो भी हो टाइम यूनिट है, सीपीयू बर्स्ट टाइम इन मिलीसेकंड। तो ये जो बर्स्ट टाइम है दिस इज आल्सो ओनली द सीपीयू बर्स्ट टाइम, यहाँ पर आईओ का इंक्लूजन नहीं है। एंड प्रायोरिटी 0 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब जो स्मॉलर नंबर है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। जो स्मॉलर नंबर यूज हो रहा है, इन्होंने अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज किया है। मैंने आपसे कल की क्लास में ही बोल दिया था कि प्रायोरिटी के लिए वो आपको क्लियरली मेंशन करेगा कि वो स्मॉलर नंबर को हायर प्रायोरिटी दे रहा है या लार्जर नंबर को हायर प्रायोरिटी दे रहा है। तो हमने बोला था बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं गिवन होगा तो हम कंसिडर करेंगे, करेक्ट अनीश? तो हम नहीं अनीश, ये भी गलत है। तो हम कंसिडर करेंगे कि जो हाईएस्ट नंबर है वो हायर प्रायोरिटी है अगर गिवन ना हो तो। अदरवाइज 90% ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में गिवन होगा नन ऑफ द प्रोसेस हैव आईओ बर्स्ट टाइम। इसका मतलब किसी भी प्रोसेस को आईओ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो जनरली मेरी हैबिट में थोड़ा सा ये है कि मैं प्रायोरिटीज इस तरफ से देखता हूं, तो मैं इनकी प्रायोरिटीज को यहाँ पर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। So this is highest priority and this highest number will eventually have lowest priority. So just make sure किसी ने ये गलती ना की हो, है ना? So there is a correct सही है स्वर्णा, ठीक है? तो यहाँ पर ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप सिली मिस्टेक की यहाँ पर ये चांसेस हैं कि आप हायर नंबर को हायर प्रायोरिटी दे करके और उसको सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो बीच में आप कहीं कंफ्यूज हो सकते हो। तो शुरू करते हैं। नाउ द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस यूजिंग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। कैसी है? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है एंड प्रीएम्प्टिव है। इसका मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे शेड्यूलिंग होगी और प्रीएम्प्शन हो रहे हैं। सो टाइम 0 पर देखते हैं। टाइम 0 पर देयर इज ओनली वन प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस P1। सो P1 विल बी शेड्यूल्ड, P1 will be scheduled. P1 wants to execute for 11 time unit. Now सबसे पहले तो ये देखो होगा क्या, टाइम यूनिट 0 पर ये प्रोसेस थी, 1 पर कोई प्रोसेस नहीं आई, 2 पर एक नई प्रोसेस आई है, 2 पर एक नई प्रोसेस आई है और 2 पर जो प्रोसेस आई है वो है प्रोसेस P4 और उसका जो प्रायोरिटी नंबर है वो है 1। प्रोसेस P1 का प्रायोरिटी नंबर था 2, P4 का प्रायोरिटी नंबर है 1। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली प्रोसेस P4 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो P4 विल गेट शेड्यूल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोसेस P1 थी उसका वो 2 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट कर चुकी है, इसलिए इसका जो रिमेनिंग टाइम होगा जो इसको एग्जीक्यूट करना है दैट विल बी 9। ठीक है? सो क्या होगा सर, टाइम यूनिट 2 पर प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हो जाएगी और प्रोसेस P4 एग्जीक्यूशन के लिए चली जाएगी, है ना? फिर क्या होगा, P4 आई है 2 पे, अभी चलेगी 3 पर कोई प्रोसेस नहीं। अब देखना कहानी क्या है, 3 पर कोई प्रोसेस नहीं, 4 पर कोई प्रोसेस नहीं और 5 पर एक नई प्रोसेस है। तो मैं देखता हूं 5 पर क्या होता है, क्या इसका प्रीएम्प्शन होगा या नहीं। तो 5 पर एक नई प्रोसेस आई, 5 पर प्रोसेस P2 आ रही है जिसका प्रायोरिटी नंबर है 0, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो इस बार P4 का प्रीएम्प्शन होगा। तो P4 को प्रीएम्प्ट करते हैं। ये कितना चल चुका है? प्रोसेस P4 3 टाइम यूनिट के लिए चल चुकी है। इसका मतलब इसका जो लेफ्ट ओवर टाइम है दैट इज 7, इसको 7 यूनिट के लिए और चलना है। क्लियर? नाउ 5 पर प्रोसेस P2 आई जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो P2 विल गेट शेड्यूल्ड, तो P2 को शेड्यूल किया। और 5 के बाद क्या हुआ, 6 पर कोई प्रोसेस नहीं आई, 7 पर कोई प्रोसेस नहीं आई, 8 पर कोई प्रोसेस नहीं आई, 9 पर एक प्रोसेस आ रही है। 9 पर एक प्रोसेस आ रही है, समझना, 9 पर एक प्रोसेस आ तो रही है लेकिन 9 टाइम पर जो प्रोसेस आ रही है वो है P5 और उसका प्रायोरिटी प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी से कम है, इसलिए P2 विल कंटिन्यू, इसलिए P2 विल
कंटिन्यू। नाउ इसका मतलब आगे देखते हैं 10 पे, 11 पे, 12 पे एक नई प्रोसेस आई। 12 पे जो प्रोसेस आ रही है P3, उसकी प्रायोरिटी भी प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी से कम है, इसलिए अभी भी P2 कंटिन्यू करेगी। और टाइम यूनिट 12 पर सारी की सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, इसका मतलब अब कुछ और नहीं होगा, अभी किस तरीके से बिहेव करने लगेगी, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की तरह। तो 5 टाइम यूनिट से P2 का एग्जीक्यूशन हुआ और उसके बाद किसी ने इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया। कितने टाइम यूनिट के लिए चलना चाहती थी? 28 टाइम यूनिट के लिए चलना चाहती थी, तो ये 28 टाइम यूनिट के लिए चलेगी। पूरा का पूरा इसका जो रिमेनिंग टाइम है वो 0 रह जाएगा। और ये कब तक चलेगी? 28 प्लस 5 to 28, इसका मतलब ये 33 टाइम यूनिट तक चलने वाली है। क्लियर है गाइस? इतना सबको क्लियर है ना? तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P2 सिस्टम को छोड़ के चली जाएगी। टाइम यूनिट 33 पर सारी की सारी प्रोसेसेस मेमोरी में अवेलेबल हैं। जो प्रोसेसेस मेमोरी में अवेलेबल हैं उनमें जो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो किसकी है? P4 की। स्मॉलर नंबर विल रिप्रेजेंट द हायर प्रायोरिटी, इसलिए P4 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो शेड्यूल होगी दैट विल बी P4, और कोई नहीं आ नहीं रही, 7 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगी। इसका मतलब 33 to 7 40 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगी। इसका लेफ्ट ओवर टाइम होगा 0 और ये भी सिस्टम को छोड़ के चली जाएगी। Next higher number is 2. Therefore, next process which will get scheduled will be process P1. इसका कितना टाइम रिमेनिंग है? इसका 9 टाइम यूनिट रिमेनिंग है, तो ये 40 to 49 तक एग्जीक्यूट करेगी। 9 टाइम यूनिट एग्जीक्यूट करने के बाद इसका भी रिमेनिंग टाइम 0 रह जाएगा, ये भी सिस्टम को छोड़ के चली जाएगी। फिर प्रोसेस P3 को टाइम मिलेगा। प्रोसेस P3 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगी? P3 wants to execute only for 2 टाइम यूनिट, तो ये 49 to 51 के लिए एग्जीक्यूट करेगी। रिमेनिंग टाइम इज 0, ये भी सिस्टम को छोड़ के चली जाएगी। फिर फाइनली P5 को टाइम मिलेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस, राइट? And P5 wants to execute for 16 time unit, therefore it will execute up to 67 time unit. Clear? अगर ये आपका गैंट चार्ट है तो आपको प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग क्लियर है सबको? इतना यही होगा इसका गैंट चार्ट। चलो अब क्या पूछा है इन्होंने? एवरेज वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालना है, ये वापस से परेशानी है, गेट क्वेश्चन है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करता। तो देखते हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए कंप्लीशन टाइम। तो प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकालो। Sir, what is the completion time of process P1? P1 completes at time unit 49. P2 completes at time unit 33. P3 will complete at 51. P4 completes at time unit 40. And P5 completes at 67. Right? What will be turnaround time? कंप्लीशन टाइम जिसमें उसने कंप्लीट किया माइनस जिस टाइम पे वो आई थी, इसका मतलब टोटल टाइम जिसके लिए वो सिस्टम में रही। सो 49 माइनस 0, सो प्रोसेस P1 का जो टाइम है टर्न अराउंड टाइम दैट इज 49। P2 के लिए जो टाइम हो जाएगा दैट विल बी 28। P3 के लिए जो टाइम हो जाएगा दैट विल बी 51 माइनस 11 2 49 39, and this will be 40 minus 2 38, 67 minus 9 57 58. Clear? Now we are looking for waiting time. देख लेते हैं बेटा, पता नहीं है तो समझ लेते हैं। वेटिंग टाइम देखो, 49 minus 11 will be 38. Someone is saying 38. प्रोसेस P2 की तो हाईएस्ट प्रायोरिटी थी तो ये वेट करेगी ही नहीं, 0। 39 minus 2 will be 37. 38 minus 10 will be 28. And 58 minus 16, 42. Add them up. $145 and 5 processes. 29 is your correct answer. ठीक है, चलो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 31 सर,
क्या बोल रहे हो गुलाम? 31 क्या है? नहीं गुलाम, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसका जो आंसर है दैट विल बी 29। ठीक है, द आंसर विल बी 29। कोई दिक्कत है किसी को? आई डोंट थिंक सो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलो सर। 17 हो गया, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। What will be the answer? What will be the answer for question number 18? आप लोगों ने सॉल्व किया है? क्या आंसर आया है बस वो बताओ। सॉल्व तो मैं कर ही रहा हूं। चलो, तो यहां पर सीपीयू बस भी है, आईओ बस भी है, सारी चीजें हैं, देख लेते हैं। शुभिंदु कुछ लिख करके मिटा दिया, बाकी लोगों का आंसर आ रहा है बी। 18th के लिए आंसर इज बी। देखते हैं क्या है ना। चलो, सो द अराइवल टाइम, प्रायोरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द सीपीयू एंड आईओ बस। इसका मतलब देखो यहां पर क्या क्लैरिफिकेशन है, ये सबसे पहले इसका सीपीयू टाइम है, उसके बाद फिर ये इसका आईओ टाइम है, और ये फिर सीपीयू से रन कर रहा है। तो कल किसी ने मुझसे बोला था सर सीपीयू और आईओ टाइम को कंसीडर करोगे? मैं पहले भी एक आध क्वेश्चन इस फॉर्मेट में करा चुका हूं, ये वापस से एक क्वेश्चन है, देख लो। अगर आईओ टाइम बीच में इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको कैसे चीजों को हैंडल करना है वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। सो क्या बोल रहा है, द अराइवल टाइम, प्रायोरिटी एंड ड्यूरेशन of the CPU and IO bus for each of these three processes P1, P2 and P3 are given in the table। पता है each process has a CPU burst, सबसे पहले CPU पर एग्जीक्यूट करेगा, देन कुछ टाइम के लिए IO परफॉर्म करेगा, एंड देन वापस से कुछ टाइम के लिए CPU पर एग्जीक्यूट करेगा। नाउ एज्यूम, इसका मतलब ये सीक्वेंस है, पहले जो प्रोसेस P1 है वो पहले 1 टाइम यूनिट के लिए CPU पर काम करेगी, फिर 5 टाइम यूनिट के लिए IO के लिए वेट करेगी, फिर 3 टाइम यूनिट के लिए CPU पर काम करेगी और एग्जीक्यूट करके बाहर चली जाएगी। ठीक है, नाउ एज्यूम दैट ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन IO रिसोर्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या समझ में आता है आपको इस स्टेटमेंट से कि हर प्रोसेस का अपना खुद का आईओ रिसोर्स है? क्या समझते हो, बस इतना बताओ। अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन आईओ रिसोर्स, देन व्हाट डज इट मीन? सर आपकी वीडियो से आज लाइव काउंट बढ़ गया। योगेश मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं मालूम है कितने लोग देख रहे हैं, बट देखो मोटिव यार सीधी सी कहानी है कि थोड़ा सा हमको भी तो मौका दो एंजॉय करने का, है ना। तुम्हें अकेले ही मजे लो। ओवरलैपिंग, ऑब्वियसली ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि मैंने आपसे बोला था अगर एक ही आईओ रिसोर्स है, इसका मतलब अगर दो प्रोसेसेस प्रिंटर को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करें, अगर दो प्रोसेस डू नॉट वेट फॉर getting IO. No, Rupam. Processes do not wait. Processes will actually wait for completion of their IO, but processes will not wait for the completion of the IO of other processes to perform their IO। इसका मतलब कोई और प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस के IO कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं करेगी कि पहले वो अपना IO कर ले फिर मैं अपना IO करूंगा। नहीं, क्या कहानी है, अगर दो प्रोसेस साथ में प्रिंटर को यूज करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। पहले एक प्रोसेस अपना प्रिंटिंग का काम करेगी, उसके बाद दूसरी प्रोसेस अपना प्रिंटिंग का काम करेगी, क्योंकि सेम IO डिवाइस है, सेम IO डिवाइस है, सेम IO रिसोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर एक को करना है स्पीकर से काम है, एक को काम है प्रिंटर से, एक को काम है मॉनिटर से, तो तीनों अपने IO साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि तीनों को अलग अलग IO डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना है। सो दिस इज द आइडिया दैट हर एक का ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन IO रिसोर्स जिसके साथ वो काम करना चाहती है। जो IO रिसोर्सेज है वो शेयर नहीं हो रहे हैं अमंग दी प्रोसेसेस। इसका मतलब प्रोसेसेस IO को पैरेलली परफॉर्म कर सकती हैं। क्लियर? तो ये इसका मतलब था, अगर आप इस चीज से कंफ्यूज होते तो। उसके बाद क्या बोल रहा है, द मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके भैया, ठीक है। व्हाट आर द फिनिश टाइम्स ऑफ द प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3? सिर्फ कंप्लीशन टाइम पूछ रहा है, सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो क्या बोला था मैंने, अगर प्रोसेसेस के IO ऑपरेशन ओवरलैप कर सकते हैं तो मैंने बोला था IO के लिए अलग अलग क्यू बना लेना।
तो ये है आपका सीपीयू के लिए, ये है आईओ ऑफ प्रोसेस 1, ये है आईओ ऑफ प्रोसेस 2, ये है आईओ ऑफ प्रोसेस 3। यही बोला था, अगर तीनों के ओवरलैप कर सकते हैं तो अलग अलग आईओ क्यू बना लो, ताकि आप उनको इंडिविजुअल आईओ क्यू पे शेड्यूल कर सको और उनकी प्रोसेसिंग हो सके। चलो, तो कहानी क्या है भाई, क्या यूज कर रहे हैं, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं। स्मॉलर नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड इट इज प्रीएम्प्टिव। तो जब तक किसी प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक किसी प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, वो आईओ परफॉर्म करने नहीं जाएगी। जब तक उसका आईओ कंप्लीट नहीं हो जाता, वो वापस से सीपीयू पे शेड्यूल नहीं हो सकती, इवन इफ द सीपीयू इज फ्री, इवन इफ द सीपीयू इज फ्री। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? चलो, तो देखते हैं, टाइम 0 पर कोई और प्रोसेस सिस्टम में थी ही नहीं। टाइम 0, दिस इज योर टाइम 0। टाइम 0 पर कोई और प्रोसेस सिस्टम में थी ही नहीं, इसलिए प्रोसेस P1 विल बी शेड्यूल। कुछ और कर नहीं सकते भैया। और P1 को सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम यूनिट के लिए ही एग्जीक्यूट करना था, तो ये 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगी। अप टू 1 टाइम यूनिट प्रोसेस P1 विल एग्जीक्यूट, और इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस P1 अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने चली जाएगी, है ना। प्रोसेस P1 इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस, अरे हटो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस P1 का जो भी आईओ रिसोर्स है उसको कोई यूज कर रहा हो नहीं कर रहा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोसेस P1 उस आईओ रिसोर्स को यूज नहीं कर रही थी। टाइम यूनिट 1 पर प्रोसेस P1 अपने आईओ रिसोर्स को यूज करेगी। इसको कितना टाइम चाहिए है, इसको 5 टाइम यूनिट चाहिए है। इसका मतलब टाइम यूनिट 6 पर, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है वैसे, बट टाइम यूनिट 6 पर 1 to 6 इस प्रोसेस P1 का आईओ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं उसके बाद क्या होगा। प्रोसेस टाइम यूनिट 1 पर क्या कोई नई प्रोसेस सिस्टम में आई? नहीं सर, टाइम यूनिट 1 पर प्रोसेस P1 अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने तो चली गई, लेकिन टाइम यूनिट 1 पर कोई दूसरी प्रोसेस सिस्टम में आई ही नहीं है। तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। इस टाइम यूनिट 1 और इस टाइम यूनिट 2 के बीच, अगर मैं इसको टाइम यूनिट 2 बोल देता हूं, इस टाइम यूनिट 1 और टाइम यूनिट 2 के बीच कोई भी प्रोसेस सीपीयू पर शेड्यूल होगी ही नहीं, क्योंकि कोई प्रोसेस थी ही नहीं रेडी क्यू में। आया ना? सो दिस इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि P1 कंप्लीट हो गई तो आपने सीधे सीधे P2 को डाल दिया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक प्रोसेस आपकी सिस्टम में आई ही नहीं है ना। चलो, तो अब क्या होगा, प्रोसेस P2 को मौका मिलेगा। प्रोसेस P2 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है? सबसे पहले तो प्रोसेस P2 को देखो, टाइम यूनिट 2 पर आई, फिर मैं देखूंगा टाइम यूनिट 3 पर क्या होता है। देखते हैं टाइम यूनिट 3 पर क्या होता है। टाइम यूनिट 3 तक ये प्रोसेस 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट कर चुकी होगी। इस ड्यूरेशन के लिए आपकी प्रोसेस P2, इस ड्यूरेशन के लिए आपकी प्रोसेस P2 सीपीयू पर होगी। टाइम यूनिट 3 पर एक नई प्रोसेस P3 सिस्टम में आ जाएगी, जिसकी प्रायोरिटी P2 की प्रोसेस से ज्यादा है। तो क्या होगा, प्रोसेस P2 विल बी प्रीएम्प्टेड। लेकिन इस टाइम तक प्रोसेस P2 ऑलरेडी 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट कर चुकी है। इसका मतलब इसका जो लेफ्ट ओवर टाइम है दैट विल बी ओनली 2 टाइम यूनिट, की प्रोसेस P2 को अब जब नेक्स्ट टाइम सीपीयू मिलेगा उसको सिर्फ 2 मोर टाइम यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट करना है। तो P3 को टाइम यूनिट 3 पर एग्जीक्यूशन के लिए मौका मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P3, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं करना है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई, जो लिखा हुआ है वो अलग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी। P3 को सब कितने, अच्छा ये नीचे चला गया, ये चला गया, कुछ तो करना पड़ेगा मुझको, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, तुम आओगे क्या, तो पूरा ही चला दिया। तुम आओ, नहीं आ रहे, एक मिनट, कुछ अपने आप चला इसमें जो, हाँ अरे नहीं यार, पूरा नहीं चलना है ना तुमको, कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे।
कुछ ऐसा चला, 2 मुझे परेशान कर रहा है। चलो, तो प्रोसेस P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। प्रोसेस P3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसको, लेकिन सिर्फ कितने टाइम मिनट के लिए चलना है? 2 टाइम मिनट के लिए। सो प्रोसेस P3 विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 3 to 5। प्रोसेस P3 विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 3 to 5। P2 का अभी तक सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्रोसेस P2 अभी अपना सीपीयू आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने नहीं जा सकते। ये 3 to 5 तक एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोसेस P3 का जो रिमेनिंग टाइम है वो बचा 0। प्रोसेस P1 का रिमेनिंग, ये वाला रिमेनिंग टाइम ऑलरेडी 0 बचा था आफ्टर 1 टाइम मिनट। नाउ प्रोसेस P3 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी है एट टाइम मिनट 5। सो टाइम मिनट 5 पर क्या होगा? टाइम मिनट 5 पर प्रोसेस P3 अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने चली जाएगी। इसका मतलब इस टाइम मिनट 5 पर प्रोसेस P3 अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। अभी तक प्रोसेस P3 जिस आईओ डिवाइस को यूज कर रही थी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो अभी तक फ्री था, ठीक है। नाउ प्रोसेस P3 को कितने टाइम के लिए आईओ डिवाइस चाहिए? प्रोसेस P3 को 3 टाइम मिनट के लिए आईओ डिवाइस चाहिए। इसका मतलब ये 5 to 8 टाइम मिनट तक, 5 to 8 टाइम मिनट तक प्रोसेस P3 आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। डन। फिर क्या होगा? नाउ जब प्रोसेस P3 आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने चली गई है, जब प्रोसेस P3 आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने चली गई है, क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम तक प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है? नहीं। सुनना बात को, प्रोसेस P3 जब आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रही है, अगर प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता तो मैं प्रोसेस P1 को शेड्यूल करता, क्योंकि प्रोसेस P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है इससे। 3 will represent the lower priority, 2 will represent the higher priority। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, टाइम मिनट 5 पर प्रोसेस P1 आईओ परफॉर्म कर रही है, प्रोसेस P3 अपना सीपीयू बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर चुकी है, वो भी जा चुकी है। अब सिर्फ एक प्रोसेस है, प्रोसेस P2, जो अपने सीपीयू बर्स्ट टाइम को कंप्लीट करने के लिए वेट कर रही है। तो क्या होगा? प्रोसेस P2 will get a chance to execute। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस P2 1 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट करेगी, प्रोसेस P2 अगेन 1 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट करेगी, और क्या होगा? टाइम मिनट 6 पर प्रोसेस P1 अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगी। हाँ, तो क्या हुआ? प्रोसेस P1 ने आईओ कंप्लीट कर दिया। अब प्रोसेस P1 को वापस से सीपीयू पे काम करना है, तो अमंग प्रोसेस P1 एंड P2 किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? प्रोसेस P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए P2 फिर से प्रीएम्प्ट हो जाएगा और फिर से P1 को मौका मिलेगा, फिर से प्रोसेस P1 को मौका मिलेगा। P2 का जो लेफ्ट ओवर टाइम है, एक और टाइम मिनट के लिए चलने के बाद प्रोसेस P2 का टाइम बचा है 1। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यहां पर कुछ चीजें हैं जो अलग टाइप से हो रही है। नाउ प्रोसेस P1 को कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है? प्रोसेस P1 वांट्स टू एग्जीक्यूट फॉर 3 टाइम मिनट। प्रोसेस P1 वांट्स टू एग्जीक्यूट फॉर 3 टाइम मिनट, लेकिन होगा क्या? प्रोसेस P1 अब एग्जीक्यूट करेगी टाइम मिनट 6 to टाइम मिनट 8 तक। प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करेगी टाइम मिनट 6 to टाइम मिनट 8 तक, और टाइम मिनट 8 पे प्रोसेस P3 का आईओ कंप्लीट हो जाएगा। तो जब प्रोसेस P3 का आईओ कंप्लीट होगा, तब तक प्रोसेस P1 ऑलरेडी 2 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट कर चुकी है, और इसका जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज 1। इसका जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज 1। क्लियर इतना सबको? अभी तक प्रोसेस P2 का पहला वाला सीपीयू बर्स्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना? और प्रोसेस P3 ने अपना सीपीयू भी कंप्लीट कर लिया है, आईओ बस भी कंप्लीट कर लिया है, और प्रोसेस P3 वापस से सीपीयू के लिए कंटेंट करने आ गई है। तो क्या होगा? टाइम मिनट 8 पर तीनों प्रोसेसेस वेट कर रही हैं। कौन कौन सी? P1 को भी 1 यूनिट के लिए काम करना है सीपीयू पर, P2 को भी अभी 1 यूनिट के लिए काम करना है सीपीयू पर, और P3 को वापस से 1 यूनिट के लिए काम करना है सीपीयू पर। इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी? प्रोसेस P3 की। सो हु विल गेट शेड्यूल्ड? P3 विल गेट शेड्यूल्ड। इट विल एग्जीक्यूट फॉर 1 टाइम मिनट, दैट इज अप टू टाइम मिनट 9। नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P3 विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। 1 टाइम मिनट के लिए काम करेगी। प्रोसेस P3 विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एंड इट विल लीव द मेमोरी। यस और नो?
है ना? क्लियर है सबको? टाइम यूनिट 9 पर प्रोसेस P3 अपना पहला बर्स्ट भी सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट कर चुकी है, आईओ बर्स्ट कंप्लीट कर चुकी है, फिर से सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट कर चुकी है और सिस्टम के बाहर जा चुकी है। नाउ जैसे ही P3 जाएगी, अब दो प्रोसेस बची, कौन कौन सी? P1 एंड P2, दोनों को 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करना है। अमंग P1 एंड P2 किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए किसकी शेड्यूलिंग होगी? टाइम यूनिट 9 पर प्रोसेस P1 विल गेट शेड्यूल्ड। P1 को भी कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है? P1 also wants to execute for 1 time unit to complete its execution. So P1 will execute for 1 time unit. The leftover time is 0. इसके बाद इसको ना तो CPU ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ना ही IO ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P3 बाहर जा रही थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P1 बाहर चली जाएगी। ठीक, अब क्या होगा? अब कोई बचा ही नहीं, पूरा CPU IO डिवाइस सारे किसके? सारी की सारी चीजें हैं अब किसकी? प्रोसेस P2 की। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब P3 और P1 दोनों चली जाएंगी, तब P2 को टाइम मिलेगा। P2 को सिर्फ एक और टाइम यूनिट के लिए काम करना था, तो P2 इस पॉइंट ऑफ टाइम तक 11 टाइम यूनिट तक पहली बर्स्ट कंप्लीट करेगी, पहली बर्स्ट कंप्लीट करेगी। इसके बाद अब इसको आईओ पे काम करना है। तो अब क्या होगा? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट इज टाइम यूनिट 11 पर, प्रोसेस P2 को आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मौका मिलेगा। इसकी पहली सीपीयू बर्स्ट कंप्लीट हुई, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना चाहती है? 3 टाइम यूनिट के लिए। सो 11 to 14, 11 to 14 ये वाली जो प्रोसेस है, ये अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। इस ड्यूरेशन में आपका सीपीयू आइडल रहेगा, इस ड्यूरेशन में आपका सीपीयू आइडल रहेगा। P2 जब अपना ये आईओ बर्स्ट कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद वापस से प्रोसेस P2 सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। तो P2 को कोई और है ही नहीं, तो P2 को ही सीपीयू मिलेगा। P2 1 टाइम यूनिट के लिए, दैट इज फ्रॉम 14 to 15, क्योंकि इसको सिर्फ 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करना है। 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगी, इसका जो रिमेनिंग टाइम रहेगा 0, और कुछ करना नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस P2 सिस्टम को छोड़ के चली जाएगी। तो उन्होंने क्या पूछा है? दी कंप्लीशन, व्हाट आर दी फिनिश टाइम्स ऑफ प्रोसेस P1, P2 एंड P3। तो P1 किस टाइम पे कंप्लीट कर रही है? सर P1 कंप्लीट कर रही है टाइम यूनिट 10 पर। P2 किस टाइम पर कंप्लीट कर रही है? P2 कंप्लीट कर रही है टाइम यूनिट 15 पर। और P3 किस टाइम पर कंप्लीट कर रही है? P3 कंप्लीट कर रही है टाइम यूनिट 9 पर। दिस इज योर आंसर। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? बहुत बार प्रियम्पशन हुए, बहुत बार प्रियम्पशन हुए। अगर यहां से मुझसे ये पूछे, ड्यूरिंग द कंप्लीट एग्जीक्यूशन सीपीयू विल बी आइडल फॉर हाउ मच टाइम? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस थ्री प्रोसेसेस, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसेसेस, फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम सीपीयू विल रिमेन आइडल? क्लियर है? तो ये भी बता सकता था, यहां पर 1 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू आइडल है, यहां पर 1 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू आइडल है, और यहां पर 3 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू आइडल है। इसका मतलब ओवरऑल ड्यूरिंग द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस 3 प्रोसेसेस सीपीयू विल रिमेन आइडल फॉर 4 टाइम यूनिट्स। आया ना? सो दैट कैन बी अनदर क्वेश्चन। सो फ्रेम करने के ऊपर है, क्या पूछ रहे हो? Kishan, what you are answering is the percentage of time for which CPU will remain idle. That's also fine. सर बर्स्ट टाइम क्या होगा? सौरभ किशोर, किस चीज का बर्स्ट टाइम? किस चीज की बात कर रहे हो आप? पहली क्लास है आपकी है? सौरभ किशोर, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर सच क्वेश्चन बिकॉज इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास तो मत करो, क्योंकि दिक्कत यह है कि ये सारी चीजें बार बार करना मतलब बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करना। बर्स्ट टाइम जितने टाइम के लिए आपका प्रोसेस ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। चलो, दैट विल बी ऑल। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। तो सर वापस चलते हैं। सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19? सौरभ, इस क्वेश्चन में बर्स्ट टाइम मतलब दोनों ही बर्स्ट टाइम होते हैं। सीपीयू के लिए, आपकी प्रोसेस के लिए सीपीयू का बर्स्ट टाइम भी होता है। इसका मतलब कितने टाइम के लिए वो सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना चाहती है। बेसिकली इट्स अ सर्विस टाइम, कि उसको सीपीयू के ऊपर कितना टाइम चाहिए, आईओ के लिए कितना टाइम चाहिए, और फिर सीपीयू के लिए कितना टाइम चाहिए। तो बर्स्ट टाइम क्या होगा? मतलब बर्स्ट टाइम तो क्वेश्चन में ही गिवन है। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19? Answer for question number 19.
बोलो। एवरीवन, किया आप लोगों ने ये क्वेश्चन? देखो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, डोंट थिंक। मैंने जितने क्वेश्चंस आपको अभी तक कराए, जितने भी क्वेश्चन आपको अभी तक कराए, उनके अंदर सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करना, उनके अंदर सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करना कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो क्वेश्चन में नहीं गिवन था। क्वेश्चन बोलता गया कि ऐसा ऐसा करो, मुझे एल्गोरिथम्स पता थी कि कैसे काम करती हैं, वो मैं करता गया और मुझे अपना आंसर मिल गया। तो यहाँ पर अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या कहानी, तो सिर्फ जितना पढ़ा है उतना मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा सिर्फ आपका क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है कि आप क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अरे वो 20वां भी आ गया, नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। सर इस क्वेश्चन में ऑल प्रोसेस फर्स्ट टाइम सेम टाइम पे अराइव होगा? हाँ, हो ही रहा है, बोला ही है क्वेश्चन के अंदर, बोला हुआ है शायद, अभी मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन शायद ऐसा ही कुछ था। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम, सिस्टम यूनिप्रोसेसर है पर है मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग 3 टास्क T1, T2 एंड T3, 3 काम है जो हमको करना है। ईच ऑफ विच इज कंपोज्ड ऑफ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ जॉब। इसका मतलब T1 एक काम को इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स करता है, T2 भी एक काम को इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स करता है, T3 भी एक काम को इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स करता है। इसका मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ द जॉब और सिंस, इसका मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस, वो कुछ करना चाह रहा है इनफाइनाइट नंबर टाइम्स। नाउ व्हिच अराइव पीरियोडिकली, क्या बोला है, ये जो प्रोसेस हैं ये कैसी हैं? ईच ऑफ विच इज कंपोज ऑफ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ जॉब, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। T1 को कुछ चीजें करनी है जो इनफाइनाइट टाइम करनी है, T2 को कुछ चीजें करनी है जो इनफाइनाइट टाइम करनी है। और कैसे है कि T1 का वो जो काम है जो इनफाइनाइट टाइम तक उसको करना है, उसमें हर चीज 3 टाइम यूनिट के बाद आती है, और P2 के लिए हर चीज 7 टाइम यूनिट के बाद आती है जिसको उसको उतने टाइम में करना है, और P3 के लिए वो चीज 20 टाइम यूनिट्स के बाद आती है। So which arrive periodically at time interval of 3, 7 and 27. Okay, respectively. The priority of each task is inverse of its period. इसका मतलब हर टास्क की जो प्रायोरिटी है वो उस चीज पे बेसिस है कि वो कितने पीरियड में अराइव हो रही है, उसका इनवर्स। इसका मतलब जिसके लिए पीरियड कम होगा उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। So the priority for process task T1 will be 1/3, for task T2 will be 1/7, and task T3 will be 1/20 and so on. And the available task जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल है सिस्टम में, आर शेड्यूल्ड किस बेसिस में? इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑब्वियसली प्रायोरिटी बोल रहे हो आप, विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क शेड्यूल्ड फर्स्ट। ठीक है, कर रहे हैं। नाउ ईच इंस्टेंस ऑफ T1, T2 and T3 रिक्वायर्स एन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 1, 2 and 4 मिलीसेकंड। क्या मतलब? T1 का जो पहला इंस्टेंस है, जो सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस आती है, लेकिन T1 की जो पहली सीक्वेंस है उसको भी एग्जीक्यूट होने में फर्स्ट टाइम यूनिट लगता है, दूसरी सीक्वेंस को भी एग्जीक्यूट होने में 1 टाइम यूनिट लगता है, तीसरी सीक्वेंस को भी एग्जीक्यूट होने में 1 टाइम यूनिट लगता है। ऐसा है, और हर सीक्वेंस जिसको 1 टाइम यूनिट लगता है वो कितनी देर में आ रही है? वो 3 टाइम सेकंड, 3 टाइम यूनिट में आ रही है ना। नाउ जो टास्क T2 है उसके लिए क्या है? 2 टाइम यूनिट्स में हर सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन होता है, और ऐसी सीक्वेंस कितनी देर में आती हैं? ऐसी सीक्वेंस 7 टाइम यूनिट में आती हैं। सिमिलरली फॉर टास्क T3। ठीक है, नाउ गिवन दैट ऑल टास्क आर इनिशियली, तीनों के तीनों टास्क जो हैं आर इनिशियली
arrived at the beginning of the first millisecond, इसका मतलब टाइम जीरो पे ही आ गए, फर्स्ट मिली सेकेंड मतलब टाइम जीरो पे ही वो सारे के सारे अवेलेबल हैं. सो फर्स्ट मिली सेकेंड विल स्टार्ट विद टाइम जीरो. क्या हो, ठीक है. एंड टास्क प्रियम्पशन आर अलाउड, और टास्क का प्रियम्पशन हो सकता है. द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3, इसने पूरा नहीं पूछा है, इसने हमसे सिर्फ ये पूछा है द फर्स्ट इंस्टेंस, इसका मतलब T3 का है जो पहला वाला सीक्वेंस है जो 20 इंटरवल के बाद आता है उसके कॉन्टेक्स्ट में, जिसको एग्जीक्यूट होने में 4 टाइम मिनट लगते हैं, वो पहला इंस्टेंस कंप्लीट होगा किस टाइम पर, है ना. सो द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3 कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन at the end of which millisecond, at the end of which millisecond, है ना. समझते हैं. चलो, कोई आंसर मुझको दे नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो, दे दोगे तो अच्छा लगेगा. आकाश, ठीक है आकाश. बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? यार मैंने अगर क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं और आपको क्लियरली बोला था 17, 18 एंड 19, तो आप मेरे मजे मत लो. फिर मुझे आती है गुस्सा, फिर मैं आप बोलोगे सर पढ़ा नहीं रहे हो, आधी आधी चीजें पढ़ा रहे हो, बताते हो नहीं. सर मैं इसी में कंफ्यूज हुआ था, पहले मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया फिर बाद में 0 से किया. सो अगर आप टाइम 0 की बात करो तो टाइम 0 है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट क्या हुआ है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दिस इज द फर्स्ट मिलीसेकंड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर के 1 मिलीसेकंड कंप्लीट हो जाता है. आई होप दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ये क्या बोल रहा है, ये यही कह रहा है दैट रिक्वेस्ट कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, ये रहा. हाँ, गिवन दैट ऑल टास्क इनिशियली अराइव एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिलीसेकंड. बिगिनिंग फर्स्ट मिलीसेकंड इज व्हिच, यहां से आपका पहला वाला जो टाइम मिनट स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट मिलीसेकंड स्टार्ट हो रहा है. दिस बिगिंस द फर्स्ट मिलीसेकंड, हियर द फर्स्ट मिलीसेकंड एंड्स, हियर द फर्स्ट मिलीसेकंड एंड्स. क्लियर? क्लियर है शुभेंदु? आपने भी ऐसा ही कुछ पूछने की कोशिश की है सर इस क्वेश्चन में. ऑल प्रोसेस फर्स्ट टाइम सेम टाइम पे अराइव होगा, फर्स्ट टाइम सेम टाइम पे अराइव होगा ऑब्वियसली. तो इस टाइम 0 के स्टार्ट पे, इसका मतलब टाइम 0 पे, इसका मतलब फर्स्ट मिलीसेकंड के स्टार्ट होते टाइम तीनों ही टास्क अवेलेबल हैं. कौन कौन से? T1 अवेलेबल है, T2 अवेलेबल है एंड T3 अवेलेबल है. हाँ या ना? चलो तो देखते हैं. यहां पर मैं सबसे पहले तो कुछ चीजें बनाने की कोशिश करूंगा. क्या सर, इसको कुछ समझते हैं. जो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्या हो रहा है, किस किस टाइम यूनिट पर कौन कौन से टास्क अवेलेबल हैं वो देखते हैं. तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये तीनों ही टास्क अवेलेबल हैं. उसके अलावा जो टास्क T1 है वो कब कब अवेलेबल होगा, टाइम यूनिट 3 पर. अगर ये आपका टाइम यूनिट 3 है, इस ब्लू को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, फिर टाइम यूनिट 3 पर T1 वापस से आ जाएगा. ठीक है, टाइम यूनिट 6 पर T1 वापस से आ जाएगा. टाइम यूनिट 9 पर T1 वापस से आ जाएगा. टाइम यूनिट 12 पर T1 वापस से आ जाएगा. हर T1 को कंप्लीट होने में 1 नैनोसेकंड लग रहा है. ठीक है सर, मेरा 7 आंसर आया था. नहीं अवनीश कुमार, नहीं. ठीक है, टाइम यूनिट 15 पर T1 वापस से आ जाएगा. क्या इतना क्लियर है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो टास्क T1, T2 एंड T3 है वो इनिशियली फर्स्ट मिलीसेकंड के बिगिनिंग पर स्टार्ट है. उसके बाद अगला आएगा, वो 3 मिलीसेकंड में आता है ना, तो अगला आएगा अगला आएगा 4th मिलीसेकंड के स्टार्ट पर, अगला आएगा 7th मिलीसेकंड के स्टार्ट पर, अगला आएगा 9th मिलीसेकंड के स्टार्ट पर एंड सो ऑन. ठीक है ना. अगर मैं टास्क T2 की बात करता हूं, तो जो टास्क T2 पहली बार आएगा वो टास्क T2 एक आएगा, ये 7 टाइम है क्योंकि ये 7th मिलीसेकंड के बाद आता है वापस. ठीक है, तो इस टाइम पर T2 आएगा, इस टाइम पर T2 सिस्टम में अवेलेबल होगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है ना. उसके बाद ये कब आएगा, उसके अलावा ये 14 पे आएगा, उसके अलावा ये 14 पे आएगा. अब बात समझना, T3 के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि T3 अगली बार कब आएगा.
T3 के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि T3 अगली बार कब आएगा, क्योंकि T3 जब पहली बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। T3 जब पहली बार, करेक्ट रवि, T3 जब पहली बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है जो मुझे पता है कि सर ऐसा कुछ चल रहा है ना। तो आप समझने की कोशिश करते हैं होगा क्या। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो मैं यहाँ पर तीनों टास्क लिख लेता हूं। आपकी जो प्रायोरिटी है वो T1, T2 एंड T3 में हाईएस्ट प्रायोरिटी, लेट्स एज्यूम कि इसकी प्रायोरिटी है 3, इसकी प्रायोरिटी है 2, इसकी प्रायोरिटी है 1, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ऐसा कुछ है नहीं। द प्रायोरिटी इज एक्चुअली नथिंग बट 1/3, 1/7 एंड 1/20। सो 1/3 विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू, देयरफॉर इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है एंड सो ऑन। ऐसा मैं कंसीडर करके चल रहा हूं नाउ। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर T1, T2 एंड T3 तीनों ही अवेलेबल हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर T1, T2 एंड T3 तीनों ही अवेलेबल हैं। तो कौन एग्जीक्यूट होगा सर? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा T1 का, क्योंकि T1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो सर मैं ये व्हाइट वाला लेता हूं, 0 पे स्टार्ट होगा। टाइम यूनिट 1 पर T1 का जो फर्स्ट इंस्टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। T1 का जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हाँ। T1 का फर्स्ट सीक्वेंस कंप्लीट हुआ इस टाइम पर। यस सर, T1 का फर्स्ट सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन कौन अवेलेबल है? टाइम यूनिट 1 पर आप, टाइम यूनिट 0 के स्टार्ट होते टाइम, इसका मतलब टाइम फर्स्ट मिली सेकंड के स्टार्ट होते टाइम तीनों ही अवेलेबल थे, ठीक है। और फर्स्ट मिली सेकंड के एंड होने तक, क्योंकि T1 को कितना टाइम लगता है? 1 टाइम यूनिट लगती है। तो फर्स्ट मिली सेकंड के एंड होने तक T1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो लेगा और ये वापस आएगा टाइम यूनिट 3 पर, इसका मतलब 4th मिली सेकंड के स्टार्ट होने पर। तो टाइम यूनिट 1 पर जो टास्क मेरे पास अवेलेबल है वो है T2 एंड T3। यस और नो? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास दो टास्क अवेलेबल हैं, T2 एंड T3। तो T2 एंड T3 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है सर? T2 एंड T3 में प्रायोरिटी ज्यादा है T2 की। सो टाइम यूनिट 1 पर कौन शेड्यूल होगा? टाइम यूनिट 1 पर T2 शेड्यूल होगा। समझ लो बात को? टाइम यूनिट 1 पर T2 शेड्यूल होगा। कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है सर? 2 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करना था। बोला ओके कोई बात नहीं। सो टाइम यूनिट 2 टाइम यूनिट एग्जीक्यूट करने के बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका T2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी थर्ड साइकिल के, इसी थर्ड मिली सेकंड के एंड होते होते क्या हो जाएगा? आपके पास T1 सिस्टम में वापस से आ जाएगा। आपके पास T1 सिस्टम में वापस से आ जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर T3 तो पहले से ही था, T3 तो पहले से ही था और हुआ क्या? ये T1 चचा वापस आ गए। बोलो यस और नो? क्या टाइम यूनिट 3 पर T1 वापस आ जाएगा? यस सर, टाइम यूनिट 3 पर T1 वापस आ जाएगा। अब कौन शेड्यूल होगा? सो एट टाइम यूनिट 3 पर, इसका मतलब 4th मिली सेकंड के स्टार्ट पर, 0 पर मतलब फर्स्ट मिली सेकंड के स्टार्ट पर, 3 पर मतलब 4th मिली सेकंड के स्टार्ट पर जो टास्क अवेलेबल है रेडी क्यू में वो कौन कौन है? T3 एंड T1। सो अमंग T3 एंड T1 किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है सर? ऑब्वियसली T1 की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो वापस से कौन शेड्यूल होगा सर? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर T1 शेड्यूल होगा। कितने टाइम तक चलेगा भैया? भैया ये वाली जो चीज है ये चलेगी 1 टाइम यूनिट तक। सॉरी, ऊपर कहां जा रहे हो भाई? इस टाइम पर कौन कितने टाइम यूनिट के लिए चलेगा? ये 4th टाइम यूनिट तक, 4th टाइम यूनिट तक। ये 1 है, ये 3 यहां पर है ही। 4th टाइम यूनिट पे T1 कंप्लीट हो जाएगा। तो 4th टाइम यूनिट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा टास्क अवेलेबल होगा सिस्टम में? 4th टाइम यूनिट, इसका मतलब 5th मिली सेकंड के स्टार्ट होते टाइम, 5th मिली सेकंड के स्टार्ट होते टाइम सिर्फ और सिर्फ एक टास्क अवेलेबल होगा एंड दैट टास्क विल बी टास्क T3। यस नाउ इसका मतलब T3 की शेड्यूलिंग होगी, T3 की शेड्यूलिंग होगी। सो 4 to 6 तक T3 चलेगा, 4 to 6 तक T3 चलेगा। हाँ या ना? 4 to 6 तक T3 चलेगा। कितने टाइम चल चुका है? इसको चलना था टोटल 4, ये 4 में से 2 चल चुका है और टाइम 6 पर, इसका मतलब 7th मिली सेकंड के स्टार्ट होने पर T1 वापस से रेडी क्यू में हो जाएगा। हम यूज क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव, हम यूज कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव। लिखा था प्रीएम्प्शन, ये रहा।
इसका मतलब अब टाइम यूनिट 6 पर T3 ऑलरेडी सीपीयू पर है, लेकिन एक टास्क T1 आ गया है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और T3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, T3 को प्रीएम्प्ट कर देंगे। तो टाइम यूनिट 6 पर T1 आ गया है और T3 ऑलरेडी था जिसको हम प्रीएम्प्ट कर देंगे। तो कौन कौन अवेलेबल है, T1 एंड T3 अवेलेबल है। तो टाइम यूनिट 6 पर जो दो टास्क अवेलेबल हैं उनमें से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, सर T1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हु विल गेट शेड्यूल्ड, T1 विल गेट शेड्यूल्ड, हु विल गेट शेड्यूल्ड, T1 विल गेट शेड्यूल्ड। और एक टाइम यूनिट में T1 अपना एग्जीक्यूशन करके कंप्लीट हो जाएगा, ये वापस से कब आएगा, टाइम यूनिट 9 पर, इसका मतलब 10th मिलीसेकंड के स्टार्ट होने पर। ठीक है, चलो, लेकिन जिस टाइम तक T1 अपना काम कंप्लीट करता है, T1 अपना काम कंप्लीट करके सिस्टम पे बाहर जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ T3 अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि 8th मिलीसेकंड स्टार्ट हो गया है तो 7 मिलीसेकंड के बाद T2 वापस से आ गया है, 7 मिलीसेकंड के बाद T2 वापस से आ गया है, तो T2 वापस से रेडी क्यू में आकर के बैठ गया। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर T1 अपना वन टाइम यूनिट कंप्लीट करके बाहर जा चुका है एंड T3 एंड T2 आपके रेडी क्यू में अवेलेबल हैं। अमंग T3 एंड T2 व्हिच प्रोसेस इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ऑब्वियसली प्रोसेस T2 is having the highest priority. Process T2 is having the highest priority. तो सर T2 को मौका दिया, सर T2 को मौका दिया, सो T2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। T2 को 2 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करना था, T2 ने 7 to 9 एग्जीक्यूट किया, T2 ने 7 to 9 एग्जीक्यूट किया। टाइम यूनिट 9 पर T3 तो ऑलरेडी पहले से ही वेट कर रहा था, लेकिन T1 फिर से आ गया, लेकिन T1 फिर से आ गया, यस और नो। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हु विल गेट शेड्यूल, टाइम यूनिट 9 पर वापस से आप T1 को शेड्यूल करोगे, टाइम यूनिट 9 पर आप वापस से T1 को शेड्यूल करोगे। टाइम यूनिट 10 पर T1 अपना काम कंप्लीट करके चला जाएगा और सिर्फ एक ही प्रोसेस बचेगी T3 सिस्टम में। टाइम यूनिट 10 पर वो T3 स्टार्ट होगी और 12 तक कोई नई प्रोसेस आ नहीं रही है। T3 को 2 टाइम यूनिट मिलेंगे, 2 टाइम यूनिट ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और टाइम यूनिट 12 पर टास्क T3 अपना पहला जो सीक्वेंस था उसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर है? ठीक है, तो ये कौन सा मिलीसेकंड था, मैं यहां बोल रहा हूं फर्स्ट मिलीसेकंड स्टार्ट है, यहां पर फर्स्ट मिलीसेकंड एंड है, तो यहां पर ये 12th मिलीसेकंड एंड है, यहां पर ये 12th मिलीसेकंड एंड है। और इन्होंने यही पूछा है T3 कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ व्हिच मिलीसेकंड, T3 कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ 12th मिलीसेकंड, एट द एंड ऑफ, इससे पहले यहां पर ये 11 था तो यहां पर 12th स्टार्ट हुआ और यहां पर 12th एंड हो गया, या तो फिर यू कैन एक्चुअली से एट द बिगिनिंग ऑफ 13th मिलीसेकंड। आप इसको दो तरीके से आंसर दे सकते हो। अगर ये पूछता दैट T3 कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ व्हिच मिलीसेकंड, सो इट कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ 13th मिलीसेकंड, बट इट कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ 12th मिलीसेकंड। क्लियर एवरीवन? तो हो गए हमने जो क्वेश्चन आपको 3 करने के लिए दिए थे। ओके, सो दैट विल बी ऑल। सो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस इंटरप्रीट करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो आपको बस उनको अलग स्लॉट्स में बिठा करके रखना है, दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलो भाई, हो गया, अब आगे चलते हैं। सो वी आर डन विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, आई मीन जितनी हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज राउंड रॉबिन मैसेज मिल पा रहे हैं सर प्रतिज्ञा बैच से? मनीष मिल पा रहे हैं? मनीष, आपके मैसेजेस मिल पा रहे हैं प्रतिज्ञा बैच से? वेरी गुड इवनिंग। चलो, तो शुरू करते हैं हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूल। तो क्या कहानी है, तो देखो हुआ क्या, अभी तक जो भी प्रायोरिटी थी वो किस बेसिस पे हो रही थी, किसी ना किसी चीज के बेसिस पे डिफाइन हो रही थी कि भाई आपकी जो बर्स्ट टाइम है अगर वो कम होगा तो आपको प्रायोरिटी ज्यादा, बर्स्ट टाइम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कम है तो प्रायोरिटी ज्यादा, या तो फिर आपका अराइवल टाइम कम है तो आपकी प्रायोरिटी ज्यादा,
या तो फिर आपका जैसे प्रायोरिटी हमने अलग से असाइन कर दी कि हमने कुछ नंबर्स दे दिए, अगर वो नंबर छोटा है तो आपकी प्रायोरिटी ज्यादा, या तो फिर वो नंबर बड़ा है तो आपकी प्रायोरिटी ज्यादा। इसके बेसिस पे प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन हुई। ठीक है, तो यहां पर हम चीजों को प्रायोरिटी दे रहे थे। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी भी इंसान को प्रायोरिटी दोगे, अगर किसी भी इंसान को प्रायोरिटी दोगे तो बाकी जिनकी प्रायोरिटी कम है वो बेचारे सफर करेंगे। इसका मतलब स्टारवेशन था, है ना। तो हमने क्या किया भाई, हर किसी को फेयर शेयर दो। ठीक है, सो दिस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज आल्सो नोन एज फेयर शेयर। इसका मतलब एवरीबडी विल गेट दी सिमिलर प्रायोरिटी, ऑब्वियसली ऑन दी बेस्ड ऑफ समथिंग। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को सिस्टम मिल गया तो अपना पूरा काम करेगा। फेयर शेयर है भाई, सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए टाइम दूंगा। तो इस फेयर शेयर के लिए मैं एक टाइम क्वांटम डिफाइन कर दूंगा कि कोई भी प्रोसेस आपका क्या होगा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में, टाइम स्लॉट विल बी अलॉटेड टू एवरी प्रोसेस एंड नो प्रोसेस कैन रन ऑन दी सीपीयू फॉर मोर देन दैट टाइम एट वंस। एक साथ वो उस टाइम से ज्यादा कभी भी सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली राइट दिस डाउन दैट इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग no process can execute at CPU for time allotted. As long as there are other processes, कोई नहीं है तो फिर क्या करें? कुछ गलत लिख दिया है मैंने, मैं देखता हूँ एक मिनट के लिए, रुक जाना, कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है। In round robin scheduling, no process can execute for more than the time allotted. No process can execute at CPU for more than the time allotted to it. एंड इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम क्वांटम। और ऐसे छोड़ो उसको, फिर डेफिनेशन वाइज इसको कैसे डिफाइन किया जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को पता है ना। ऐसा लिख देते हैं कि टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस, और बेसिकली नो प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट मोर देन टाइम क्वांटम एट वंस। तो हम कुछ ना कुछ टाइम स्लॉट अलॉट करेंगे। 2 मिलीसेकंड दे दिया कि हर प्रोसेस 2 मिलीसेकंड के लिए चलेगी, या तो फिर 3 मिलीसेकंड दे दिया कि हर प्रोसेस 3 मिलीसेकंड के लिए चलेगी, एंड सो ऑन। तो उसके बेसिस पे आपकी शेड्यूलिंग होगी। नाउ अगेन यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग क्या होगा? यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो अगर मैं राउंड रॉबिन की बात करूं तो ये कैसा है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग। बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है। क्राइटेरिया विल बी अराइवल टाइम, but not only the arrival time. The criteria will be arrival time plus burst time or time quantum. Okay. This time quantum is also known as time slice. टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहले गेल्विन अंकल ने एक डायग्राम बनाया है, उसको समझ लेते हैं। क्या बनाया है? दिस इज अ रेडी क्यू। तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले विल सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम फ्रंट ऑफ रेडी क्यू। जनरली जो क्यू होती हैं, जनरली जो क्यू होती हैं उनके अंदर जो सिलेक्शन होता है वो कहां से होता है? इसका मतलब जो डिलीशन होता है, आपका क्यू का कॉन्सेप्ट, आपका जो डिलीशन होता है वो फ्रंट से होता है, आपका जो भी इंसर्शन होता है वो टेल से होता है। फ्रंट एंड रेयर, बेसिकली हेड एंड टेल, दो चीजें आप बोल सकते हो, फ्रंट रेयर और हेड और टेल। सो रेडी क्यू है, सो जनरली इट्स अ सिंपल क्यू, इसके अंदर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होगा आपके अंदर, वहां पर कोई और सर्चिंग एल्गोरिथम लगाने की जरूरत नहीं है। क्यू के अंदर जो हेड पे है या क्यू के अंदर जो फ्रंट पे है उसको आप वहां से सिलेक्ट करके और सीपीयू पर भेजोगे, और अगर कोई नई प्रोसेस आती है तो आप उस क्यू को उसके रेयर पे या उस क्यू के टेल पे पुश कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। नाउ जैसे ही आपने कोई प्रोसेस सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आप क्या देखोगे कि ये जो प्रोसेस है उसको कुछ ना कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना होगा, तो विल चेक कि जो बर्स्ट टाइम है प्रोसेस का, that burst time is less than the time quantum। इसका मतलब हर प्रोसेस को जो टाइम अलॉट हो रहा है उस टाइम क्वांटम से कम है या ज्यादा। तो अगर बर्स्ट टाइम लेस देन टाइम क्वांटम है, इसका मतलब इस प्रोसेस को पूरे के पूरे टाइम क्वांटम के टाइम के इक्वल टाइम के लिए एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर बर्स्ट टाइम क्वांटम से कम है तो आप क्या करोगे? आप उस प्रोसेस को फिर टाइम क्वांटम टाइम के लिए एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करोगे? यू विल एग्जीक्यूट द प्रोसेस ओनली फॉर इट्स बर्स्ट टाइम। BT is nothing but burst time। उसको उतनी देर के लिए एग्जीक्यूट करो एंड फाइनली टर्मिनेट द प्रोसेस। प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब आपका जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है, आपकी प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है, if it is not less than टाइम क्वांटम, इसका मतलब वो या तो बराबर है टाइम क्वांटम के या ज्यादा है टाइम क्वांटम से, तो फिर आप सिर्फ प्रोसेस को कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हो? कोई भी प्रोसेस सीपीयू पर टाइम क्वांटम से ज्यादा टाइम के लिए एक बार में एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। क्या बोला? कोई भी प्रोसेस सीपीयू पर एक बार में जो भी आपने टाइम क्वांटम डिफाइन किया है उससे ज्यादा टाइम के लिए एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। टाइम क्वांटम के बराबर टाइम चल गए तो घर जाओ, वापस से नई प्रोसेस को लेके आना। तो इस बार क्या होगा? इस बार आप प्रोसेस को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होने दोगे, यू विल एग्जीक्यूट द प्रोसेस ओनली फॉर टाइम क्वांटम।
execute the process for time quantum. टाइम, जो भी टाइम क्वांटम का टाइम है उतनी देर के लिए एग्जीक्यूट करने दो। अब मुझको नहीं पता क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वालिटी का सिंबल यूज नहीं किया है ना, तो जो एक्चुअल डायग्राम है सिर्फ मैं वो बना रहा हूँ। आप यहाँ पर इक्वल लगा देते और यस बोलते तो उसको उतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करके कंप्लीट कर देते। अदरवाइज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेकिंग बॉक्स होगा कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ या नहीं। प्रोसेस एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, इसका मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो आप उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दोगे क्योंकि अब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है नो तो ये वापस से कहां चली जाएगी? रेडी क्यू में। सो रेडी क्यू में कहां चली जाएगी? इंसर्ट, ये कहां सा? सिलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ रेडी क्यू, इंसर्ट द प्रोसेस at the tail of ready queue. Clear? So this is your algorithm. इसके बाद भी जनरली ये डायग्राम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हो। क्या होगा कि जब प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, तो आप वापस से कहां जाओगे? आप जाओगे रेडी क्यू में। इसका मतलब वापस से, और इसको इस तरीके से नहीं बनाते, टर्मिनेट हो गया तो आप इसको यहाँ डाल दो, इसको रेडी क्यू में नहीं लेके जा रहे हैं, यहाँ सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ रेडी क्यू। क्लियर है? एल्गोरिथम वाइज इट्स क्लियर कि आप एक टाइम क्वांटम टाइम डिफाइन करोगे, हर प्रोसेस के लिए, आई मीन ओवरऑल सिस्टम के लिए, और कोई भी प्रोसेस उस टाइम क्वांटम टाइम से ज्यादा टाइम के लिए एट वंस सीपीयू पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। अगर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा तो आप उस प्रोसेस से सीपीयू छीन लोगे, उस प्रोसेस से सीपीयू छीन करके उसको वापस से रेडी क्यू में डाल दोगे, और फिर रेडी क्यू से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके और वापस से उसको सीपीयू पर शेड्यूल करोगे। क्लियर है इतना सबको? तो आगे करें, न्यूमेरिकल देखते हैं फिर। बोलो फटाफट। बोलो। चलो, एक चीज में लिखना भूल गया, जनरली लिख देना चाहिए, हमेशा लिख देते हैं। क्राइटेरिया इज व्हाट? अराइवल टाइम प्लस टाइम क्वांटम। व्हाट इज द मोड? ऑब्वियसली मोड इज प्रीएम्प्टिव, क्योंकि आप टाइम क्वांटम टाइम तक एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस से सीपीयू छीनोगे ही छीनोगे। इट इज गारंटीड। इसलिए द मोड फॉर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विल ऑलवेज बी प्रीएम्प्टिव। चलो, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी। आप अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए अपने पास रखना, जब तक मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं तब तक के लिए अपना दिमाग अपने पास रखना। आप सब लोगों ने ये क्वेश्चंस पहले किए होंगे, ठीक है, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई लोग इस चीज को गलत करे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस की कमी थोड़ी ना है, थोड़ी देर बाद लगा लेंगे। अराइवल टाइम इज लेट्स अज्यूम 0 1 2 3 4 5 एंड बर्स्ट टाइम ले लेते हैं 4 5 6 3 1 6। Let time quantum
is of 3 time units. तो मैक्सिमम कितने टाइम यूनिट के लिए एक बार में आपकी प्रोसेस सीपीयू पर चल सकती है? सिर्फ 3 टाइम यूनिट के लिए। चल तो ये देखते हैं, समझने की कोशिश करो। अगर आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज कर रहे हो तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, जनरली कुछ लोगों की आदत है, 2 तरीके के मैंने सॉल्यूशंस देखे हैं, यूनिवर्सिटी बेस्ड चीजें ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको चीजें नहीं आती, बट मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि कभी भी अगर आपको राउंड रॉबिन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जनरली हम सिर्फ गैंट चार्ट बनाते हैं। जनरली हम सिर्फ क्या करते हैं, सीधे सीधे प्रोसेसेस के लिए गैंट चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी राउंड रॉबिन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा दैट मेंटेन अ रेडी क्यू अलोंग विद द गैंट चार्ट। क्लियर है? समझ में आया क्या हुआ? मेंटेन द रेडी क्यू अलोंग विद द गैंट चार्ट। तो यही हमको समझना है कि सर अब यहां पर हम 2 चीजें मेंटेन करेंगे। क्या सर? एक तो आप कुछ तो बोल रहे हो रेडी क्यू, सो दिस इज योर रेडी क्यू। तो यहां पर मैं ये भी बताऊंगा कि रेडी क्यू में किस टाइम पर क्या चीज हो रही है। तो कुछ लोग जनरली बिना रेडी क्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड दैट्स वेरी डेंजरस। हम देख लेंगे, दिस इज अ गैंट चार्ट। आई जस्ट होप कि इन वैल्यूज के साथ वैसा कुछ हो जैसा मैं चाहता था। तो व्हाट विल हैपन एट टाइम 0? देखो बहुत सारी चीजें हैं। सो दिस इज बेसिकली, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज योर फ्रंट और हेड एंड दिस इज योर टेल और रेयर। तो जो भी डिलीशन होंगे वो इस एंड से होंगे। चलो, सो एट टाइम 0 रेडी क्यू में क्या हुआ? एट टाइम 0 प्रोसेस P1, एट टाइम 0 प्रोसेस P1 will enter in the ready queue. Yes, टाइम 0 पे प्रोसेस P1 रेडी क्यू में आएगी, है ना? नाउ अब क्या होगा? एट टाइम 0 what will happen with the CPU scheduler? So at time 0 there is only one process in the ready queue, that is process P1. तो आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं, आप उसी को शेड्यूल करोगे। अब मैंने क्यों क्राइटेरिया में लिखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्लस दी टाइम क्वांटम? क्योंकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है उसके बेसिस पे चीजें ऑटोमेटिकली रेडी क्यू में आती जा रही हैं और फिर मैं मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अलाउ कर रहा हूं? मैक्सिमम टाइम क्वांटम टाइम के लिए अलाउ कर रहा हूं। इसलिए दोनों चीजों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस आई और आपने उसके अराइवल टाइम के बेसिस पे उसको शेड्यूल कर दिया फिर उसको चलने दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो टाइम यूनिट 0 पर प्रोसेस P1 विल बी शेड्यूल्ड ऑन द CPU। प्रोसेस P1 को रिकॉल दैट प्रोसेस P1 का कितना बर्स्ट टाइम है? 4 टाइम यूनिट, और मेरा टाइम क्वांटम कितना है? 3 टाइम यूनिट। सो मेरा जो बर्स्ट टाइम है क्या वो टाइम क्वांटम से छोटा है? नहीं सर, मेरा बर्स्ट टाइम क्वांटम से छोटा नहीं है। इसका मतलब मेरी जो प्रोसेस है वो 3 टाइम यूनिट के लिए, जब तक उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर नहीं हो जाता उतने टाइम के लिए मेरी प्रोसेस CPU पर एग्जीक्यूट करेगी। हाँ, सो मेरी प्रोसेस कब तक चलेगी? टाइम यूनिट 3 तक चलेगी। सुनना अच्छे से, इस ड्यूरेशन में और क्या हुआ, इस ड्यूरेशन पे और क्या क्या हुआ, ये चीज समझने की जरूरत है। सो टाइम यूनिट 0 पर प्रोसेस P1 को मैंने रेडी क्यू के हेड से निकाल दिया। तो ये किस टाइम पर बाहर आई है? ये प्रोसेस बाहर आई है टाइम यूनिट 0 पर। समझ गए? टाइम यूनिट 0 पर सिर्फ प्रोसेस P1 ही रेडी क्यू में थी, तो मैंने उसको टाइम यूनिट 0 पर ही रेडी क्यू से निकाला और उसको CPU पर शेड्यूल कर दिया, इसलिए वो गैंट चार्ट में दिखाई दे रही है। क्या होगा इसके बाद? टाइम यूनिट 1 पर एक प्रोसेस P2, ऐसे देता हूं, क्या होगा? एक प्रोसेस P2
P2 रेडी क्यू में एंटर हो जाएगी किस टाइम पर? प्रोसेस P2 विल एंटर इन द रेडी क्यू एट टाइम यूनिट 2. क्लियर? दिस टाइम यूनिट 1. Process P2 will enter in the ready queue at time unit 1. Chalo. Now, P3 will enter in the ready queue at a time unit 2. What will happen? यहाँ समझना. What will happen at time unit 3? There are two processes. क्या? एक तो टाइम यूनिट 3 पर प्रोसेस P4 रेडी क्यू में आने के लिए रेडी है. हाँ या ना? क्या हो रहा है? टाइम यूनिट 3 पर प्रोसेस P4 रेडी क्यू में आने के लिए रेडी है. और दूसरी चीज क्या हो रही है? टाइम यूनिट 3 पर प्रोसेस P1 सीपीयू से प्रीएम्प्ट हो चुकी है, तो ये प्रोसेस P1 भी आपके रेडी क्यू में जाने के लिए रेडी है. तो यहां पर जो पॉसिबिलिटीज हैं मैं उनका डिस्कशन करना चाहता हूं कि सर क्या पॉसिबिलिटी है. पहले P4 रेडी क्यू में जाएगा, उसके बाद जो प्रीएम्प्टेड प्रोसेस P1 है वो रेडी क्यू में जाएगी, या तो पहले P1 रेडी क्यू में जाएगा, फिर जो नई प्रोसेस आई है P4 वो रेडी क्यू में जाएगी, या तो फिर दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज माय क्वेश्चन. बता रहे हो क्या पूछ रहा हूं? टाइम यूनिट 0 पर प्रोसेस P1, तो इसको यहां पे लिख देता हूं. ये भी किस टाइम पे आई थी? ये भी टाइम यूनिट 0 पे ही आई और 0 पे रेडी क्यू में गई और 0 पे ही रेडी क्यू से बाहर चली गई. कहां? प्रोसेस सीपीयू पर. तो मैं क्या पूछ रहा हूं? ये तो ठीक है. टाइम यूनिट 1 पर प्रोसेस P2 रेडी क्यू में आई, टाइम यूनिट 2 पर प्रोसेस P3 रेडी क्यू में आई, लेकिन टाइम यूनिट 3 पर दो चीजें हो रही हैं. टाइम यूनिट 3 पर प्रोसेस P4 is ready to enter in the ready queue, as well as this preempted process P1 also wants to enter into the ready queue. So two processes are there which are ready to enter in the ready queue. So which process should enter first in the ready queue? So which case will be correct? First case will be correct, or second case will be correct, or any one of these two cases can be used while solving the question. This is the question and this is the common mistake which students perform. आकाश ने बोला 2, केस नंबर 2. और क्या? बहुत सारे लोगों का आंसर आया P1, 3 लोगों का आंसर आया P4. मतलब कंफ्यूजन तो है. समझ गया ना बात को? सो दैट्स इनफ. मुझे सिर्फ यही डिस्कस करना था कि आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है ना? टाइम यूनिट 3 पर ये जो दो चीजें हो रही हैं, इसके अंदर से क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं. कुछ कह रहे हैं फर्स्ट केस, कुछ कह रहे हैं सेकंड केस, दोनों ही टाइप की चीजें हैं. तो पहले तो दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, ये तो सबसे ज्यादा गलत चीज है. दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, ये तो सबसे गलत चीज है. ऐसा नहीं होगा. दोनों में से हर बार आपको स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही केस यूज करना होगा. ठीक है. नाउ अब बात समझने की कोशिश करना. दो चीजें हो रही हैं. क्या हो रहा है? टाइम यूनिट 3 पर एक तो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस इज रेडी टू एंटर इन द रेडी क्यू, है ना? एंड दूसरी केस टाइम यूनिट 3 पर प्रोसेस P1 इज प्रीएम्प्टेड फ्रॉम द रेडी क्यू. तो कहानी क्या? This process P4 is just ready to enter in the ready queue, and the moment the third time unit starts, process P4 will enter into the ready queue. But what will happen in the process P1? Process P1 का जो ट्रांसफर है that will take place in the form of context switch. Yes or no? This process P1 is leaving the CPU and this process P1 will join the ready queue again. That means the PCB of process P1 needs to be retrieved from the CPU and then only it will be stored into the memory. So this context switch will take some time. So this will delay the insertion of process P1 in the ready queue while using the round robin approach. So by the time the context switching of process P1 takes place,
process P4 will already be there in the ready queue. And after P4, this process P1 will join the ready queue after P4. So these two processes will enter into the ready queue at the time 3. Getting the idea? So who will be at the front of ready queue? Process P4, or so who will be ahead in the ready queue? Process P4 or P1? So the process which is coming from the outside will be ahead of the process which is getting preempted from the ready queue. Clear? Yashashvi, pardon. So what I'm saying is कि process P4 और P1 दोनों ही ready हैं, है ना? But the idea is process P1 is just ready. You just need to store the content of this newly created process into the ready queue, and this process is already in the transition. This process is already in the transition while the long-term scheduler is creating this process. So this will just enter into the ready queue at the beginning of the third clock cycle. But at the end of third clock cycle, what will happen? Process P1 will get preempted from the ready queue, and the preemption will take place in the form of context switch, है ना? तो आपको क्या करना होता है context switch में? प्रोसेस P1 को preempt करने का मतलब क्या? प्रोसेस P1 को preempt करने का मतलब है कि P1 की जो भी स्टेट है जो CPU के रजिस्टर्स में अवेलेबल है, आपको उन स्टेट्स को रीड करना है, और उन स्टेट्स को रीड करने के बाद पहले उन स्टेट्स को प्रोसेस P1 की पीसीबी में स्टोर कराना है. देन द प्रोसेस विल बी मूव्ड फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी क्यू. लिखवाया था मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विच की स्टेप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, बताया था स्टेप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. स्टेप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थी कि पहले आपको पीसीबी के कंटेंट को सेव करना होगा, और पीसीबी के कंटेंट को सेव करने के बाद वी मूव द प्रोसेस टू द करस्पॉन्डिंग क्यू, वेदर ready queue or wait queue or whatsoever. Whenever context switch takes place, this will happen. है ना? So कौन सी प्रोसेस पहले जाएगी? जो प्रोसेस बाहर से आ रही है वो पहले रेडी क्यू में जाएगी, जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर के रेडी क्यू में आ रही है वो बाद में रेडी क्यू में जाएगी. क्लियर है इतना? एक बार सब लोग बोल दो, क्या ये चीज सबको क्लियर है? इसमें आगे से कोई गलती नहीं करेगा, इसमें से आगे से कोई गलती नहीं करेगा. बहुत सारे लोगों के आंसर थे P1, सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोसेस P1 पहले रेडी क्यू में नहीं जाएगी. आप में से जो मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि सर प्रोसेस P1 पहले रेडी क्यू में जाएगी, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड अराइवल टाइम है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड अराइवल टाइम, सॉरी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का अराइवल टाइम एंड टाइम स्लाइस है. तो आप लोगों को लगता है कि सर P1 और P4 में कौन पहले आई थी? आप लोगों को लगता है कि P1 और P4 में कौन पहले आई थी? तो अमंग P1 एंड P4 P1 पहले आई थी, इसलिए P1 को पहले मौका मिलना चाहिए जब भी फाइट होगी बिटवीन P1 एंड P4. दैट्स द कॉमन मिस्टेक कि P1 और P4 में कौन पहले आई थी? P1 पहले आई थी. तो जब भी P1 और P4 के बीच में फाइट होगी तो P1 और P4 में से P1 को पहले मौका मिलना चाहिए. लेकिन ये मौके की बात नहीं है, मौके की नजाकत है. क्या? कि जब तक P4 की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तब तक P4 ऑलरेडी आपकी रेडी क्यू में आ चुका होगा. क्लियर है? चलो, सो दैट विल टेक प्लेस. आप में से मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन रीजन कि ऐसा क्यों होता है दैट में लुक न्यू. सो टाइम मिनट 3 पर ये चीज होगी. अब बात समझना क्या होगा. टाइम मिनट 3 पर प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हो चुकी है, इसका मतलब सीपीयू खाली है, तो अब क्या करना है? सीपीयू पर एक नई प्रोसेस को शेड्यूल करना है. सो कैसे होगी? सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ रेडी क्यू. तो टाइम मिनट 3 पर दिस इज द स्टेट ऑफ रेडी क्यू. अगर कोई मुझसे पूछे कि टाइम मिनट 3 पर कौन कौन सी प्रोसेसेस रेडी क्यू में हैं, तो टाइम मिनट 3 पर दिस विल बी द स्टेटस ऑफ द रेडी क्यू, है ना? सो एट टाइम मिनट 3 व्हिच प्रोसेस इज एट द फ्रंट ऑफ द रेडी क्यू? प्रोसेस P2 इज एट द फ्रंट ऑफ द रेडी क्यू. सो टाइम मिनट 3 पर, किस टाइम पर? At time minute 3, this process P2 will be selected from the ready queue, and this process P2 will be scheduled on the CPU. Clear?
P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? P2 का बर्स्ट टाइम है 5. सो P2 wants to execute for 5 मिनट, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो इसको अलाउड है वो कितना है? सिर्फ 3 मिनट. Therefore P2 will execute from time minute 3 to time minute 6. P2 will execute from time minute 3 to time minute 6. एक चीज भूल गए क्या? प्रोसेस P1 3 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट कर चुकी है, इसलिए इसका जो रिमेनिंग टाइम है वो रह जाएगा 1. नाउ एट टाइम मिनट 6 क्या होगा? एट टाइम मिनट 6 प्रोसेस P2 3 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट कर चुकी है, इसलिए P2 का भी रिमेनिंग टाइम रह जाएगा 2. नाउ इन बिटवीन क्या होगा? ये तो था टाइम स्टेट 3 का. नाउ इन बिटवीन टाइम मिनट 4 पे क्या होगा? इन बिटवीन टाइम मिनट 4 पर एक नई प्रोसेस P5 रेडी क्यू में आएगी और फिर टाइम मिनट 5 पर एक नई प्रोसेस P6 रेडी क्यू में आएगी. नाउ टाइम मिनट 6 पर जब प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो रही है, टाइम मिनट 6 पर जब प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो रही है, तब कोई और नई प्रोसेस बाहर से मेमोरी में नहीं आ रही. ठीक है. सो टाइम मिनट 6 पर क्या होगा? टाइम मिनट 6 पर ये जो प्रीएम्प्टेड प्रोसेस है, कौन सी? मैं इनको प्रीएम्प्टेड प्रोसेस को इस टाइम से डिफाइन कर देता हूं. टाइम मिनट 3 पर ये चीज भी टाइम मिनट 3 पर होगी, ये चीज भी टाइम मिनट 3 पर होगी. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कलर्स अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. बट ये जो येलो वाले हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि जो प्रीएम्प्टेड प्रोसेस है, जो प्रीएम्प्टेड प्रोसेस है, ये प्रीएम्प्टेड प्रोसेस वापस से सिस्टम में आ रही है, रेडी क्यू में आ रही है. सो टाइम मिनट 6 पर क्या होगा? टाइम मिनट 6 पर ये प्रोसेस P2 रेडी क्यू में आएगी. हाँ. Now, so what will happen? This is the status of the ready queue at a time minute 6. जब प्रोसेस P2 preempt हुई है, अब क्या होगा? At this point of time, which process is at the front of the ready queue? At time minute 6, the process P3 is at the front of the ready queue. Therefore, process P3 will be dequeued from the ready queue. तो यहां से प्रोसेस P3 चली जाएगी, यहां से प्रोसेस P3 चली जाएगी टाइम मिनट 6 पर, और ये टाइम मिनट 6 पर फिर हो जाएगी शेड्यूल ऑन दी CPU. P3 को कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है? 6 टाइम मिनट के लिए, लेकिन इसको मैक्सिमम कितना अलाउड है? सिर्फ 3 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट करना. सो इट विल एग्जीक्यूट अप टू टाइम मिनट 9. नाउ 6 टाइम मिनट के बाद टाइम मिनट 5 के बाद कोई नई प्रोसेस तो बाहर से आ ही नहीं रही. इसका मतलब क्या होगा? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वापस से एट ए टाइम मिनट 9, सो 7 टाइम मिनट पे कुछ नहीं होगा, 8 टाइम मिनट पे कुछ नहीं होगा. टाइम मिनट 9 पर ये जो प्रोसेस P3 प्रीएम्प्ट होकर के आई है, ये प्रोसेस P3 वापस से रेडी क्यू में चली जाएगी एट टाइम मिनट 9. नाउ दिस विल बी द स्टेटस ऑफ द रेडी क्यू एट टाइम मिनट 9. At time minute 9, which process is at the front of the ready queue? At time minute 9, the process P4 is at the front of ready queue. Therefore, at time minute 9, this process P4 will be dequeued or will be removed from the ready queue. तो इसको हटा दिया हमने टाइम मिनट 9 पर. सो टाइम मिनट 9 पर ये प्रोसेस P4 चली गई कहां? CPU पर. प्रोसेस P4 को सिर्फ कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है? 3 टाइम मिनट के लिए. तो ये 3 टाइम मिनट के लिए एग्जीक्यूट करेगी. 3 टाइम मिनट के बाद जब मैं देखूंगा कि क्या इसको और एग्जीक्यूट करना है, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट हो चुका होगा. इसलिए ये प्रोसेस P4 टाइम मिनट 9 पर सिस्टम से बाहर तो निकलेगी, और टाइम मिनट 12 पर ये CPU को छोड़ेगी भी, लेकिन टाइम मिनट 12 पर ये CPU को छोड़ करके वापस से रेडी क्यू में नहीं जाएगी. क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस P4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है. ये जो ग्रीन सिग्नल्स हैं ये बताएंगे कि प्रोसेस छोड़ के बाहर चली गई. ठीक. तो टाइम मिनट 12 पर प्रोसेस बाहर चली गई. नाउ दिस विल बी द स्टेटस ऑफ रेडी क्यू एट टाइम मिनट 12. क्या हुआ था? 9 पे ये प्रोसेस P4 रेडी क्यू में थी, 12 पे P4 जा चुकी है, लेकिन कोई नई प्रोसेस पीछे से आकर के लगी नहीं है. तो टाइम मिनट 12 पर क्या होगा? टाइम मिनट 12 पर सर ये प्रोसेस P1 अब आपकी रेडी क्यू से बाहर निकलेगी, और टाइम मिनट 12 पर इस प्रोसेस P1 को CPU पे शेड्यूल कर दिया जाएगा. तो हम चेक करेंगे प्रोसेस P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो हमारा जो टाइम क्वांटम है उससे कम है या ज्यादा. तो हमको पता चलेगा प्रोसेस P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो उसके टाइम क्वांटम से कम है. जनरली वो कैलकुलेशन नहीं होती, प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और हम उसी शेड्यूलर को कॉल कर लेते हैं
Don't get confused. Just for the purpose of explanation, I am writing it like this. Otherwise ऐसा नहीं है. ठीक है. क्या होगा? ये सिर्फ 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगा. तो दिस प्रोसेस P1 will execute for 1 time unit, that is from time unit 12 to 13. From time unit 12 to 13. At time unit 13, the remaining time of process P1 will be 0. So, because CPU is free, what will happen? कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें क्या? थोड़ा ये चिपकाने का. तो वहीं करोगे ना, आवाज नहीं होगी ना? नहीं. आवाज नहीं होगी तो कर लो. ठीक है, चलो. आवाज नहीं होगा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं. चलो, क्या होगा? टाइम यूनिट 13 पर प्रोसेस P1 सिस्टम को छोड़ के चली जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. सो टाइम यूनिट 13 पर वापस से आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विल टेक प्लेस. नाउ व्हाट विल हैपन? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रेडी क्यू का जो स्टेटस है, दिस इज द स्टेटस ऑफ रेडी क्यू एट टाइम यूनिट 13. भैया ये डिस्टर्ब करेगा. ये डिस्टर्ब करेगा क्योंकि ये माइक उसको सेंसिटिव है. अगर आप कुछ भी करोगे तो उसमें आवाज आएगी. ठीक है ना? चलो. सो टाइम यूनिट 13 पर प्रोसेस P3 छोड़ के चली गई. दिस द स्टेटस ऑफ रेडी क्यू एट टाइम यूनिट 13. सो टाइम यूनिट 13 पर ये प्रोसेस P5 फ्रंट ऑफ द रेडी क्यू से निकाली जाएगी और इस प्रोसेस P5 को डाल दिया जाएगा CPU पर. चलो, P5 को कितना एग्जीक्यूट करना है सर? P5 wants to execute only for 1 time unit. So it will execute from time unit 13 to 14. It will execute from time unit 13 to 14, and at time unit 14, P5 will leave the memory. At time unit 14, P5 will leave the main memory. This is the status of ready queue at time unit 14. So at time unit 14, the process at the front of the ready queue is process P6. Therefore, this process P6 will be removed from ready queue at time unit 14, and process P6 will be scheduled on the CPU. P6 wants to execute for 6 time unit, but it can execute only for 3 time units. So, process P6 will execute from 16 to 17. Process P6 will execute from 14 to 17, not 16. Now, at time unit 17, the execution of process P6 is not yet complete. Therefore, at time unit 17, the process P6 will again enter into the ready queue. Process P6 will again enter into the ready queue. This is the status of ready queue at time unit 17. Now what will happen? At time unit 17, the process at the front of the ready queue is process P2. Therefore, this P2 will be removed from the ready queue, and this process P2 will be scheduled at the CPU. P2 wants to execute for 2 more time units. P2 wants to execute for 2 more time units. Therefore, process P2 will execute for 2 time units only. क्योंकि जब काम बचा ही नहीं तो क्यों करेगी? तो process P2 will execute for 2 more time units. That is up to time unit 19. Up to time unit 19, the remaining time will be 0. The remaining time will be 0. Therefore, at time unit 19, process P2 will leave the system. Clear? Now, at time unit 19, the status of the ready queue will be this, that there are only 2 processes, P3 and P6. So what will happen? At time unit 19, process P3 will be removed from the ready queue, and this process P3 will be scheduled this process P3 will be scheduled onto the CPU. Now, P3 wants to execute for 3 more time units. Therefore, it will execute for 3 more seconds, because the time quantum is actually equal to this. So it will execute from 19 to 22. It will execute from 19 to 22. Now, the process P3 has completed its execution. Therefore, at time unit 22, process P3 will leave the system. Now, at time unit 22, there is only one process in the ready queue, which is process P6. So, process P6 will be removed. Process P6 will be removed from the
ready queue at time minute 22 and it will be scheduled on the CPU at time minute 22. Process P6 wants to execute for 3 time minutes, which is same as the time quantum. Therefore, it will be allowed to execute for the complete time quantum time. So it will execute up to time minute 25. And at this point of time, the execution of process P6 will complete. Therefore, process P6 will also leave the memory at time 25. And at time 25, ready queue is complete. Oh, sorry. At this time 25, ready queue is empty. Therefore, no other process will be scheduled from the ready queue on the CPU. Clear है? Crystal clear है आपको राउंड रॉबिन की एल्गोरिथम? कोई प्रॉब्लम इसमें? बोल दो. Is the process is clear? कोई गलती मत करना. So just and also understand that why this thing is happening. तो ये प्रोसेस आपके दिमाग में क्लियर हो सकती है. तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो राउंड रॉबिन के, हमेशा ये रेडी क्यू साथ में मेंटेन हो. ये टाइम लिखने की जरूरत नहीं है. दिस जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस. आप सिर्फ मेंटेन करते जाना कि क्या हो रहा है. जैसे मैं अगले क्वेश्चन में करूंगा, मैं सिर्फ रेडी क्यू मेंटेन करूंगा, लेकिन ये टाइम वाइम के ऊपर फोकस नहीं करूंगा. ठीक है, चलो. सो दैट विल बी ऑल. अब इसके बेसिस पे आप बाकी सारी चीजें तो निकाल ही सकते हो. इसके बेसिस पे आप कंप्लीशन टाइम निकाल लेना, फिर टर्न अराउंड टाइम निकाल लेना, फिर वेटिंग टाइम निकाल लेना. ये सारी चीजें तो हो ही सकती हैं. नाउ अब बात समझना, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. If there are n processes, सुनना अच्छे से. If there are n processes in the system and the time quantum of the system or the time quantum used by the operating system is no starvation, obviously. Time quantum used by the system is Q, right? Now tell me, कोई भी प्रोसेस मैक्सिमम कितने टाइम के लिए वेट करेगी? कोई भी प्रोसेस मैक्सिमम कितने टाइम के लिए वेट करेगी बिफोर इट इज शेड्यूल्ड ऑन द सीपीयू? सो दिस इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस. जो पूछ रहा हूं उसको समझना. नंबर ऑफ प्रोसेसेस, दिस इज योर टाइम क्वांटम. So what I am asking is, what is the maximum time for which a process will have to wait? What is the maximum time for which a process will have to wait before it is scheduled on the CPU? Live web students not getting your responses. रेडी क्यू के 9 यूनिट से 12 यूनिट को बस सर एक बार और बताता हूँ. चलो प्रकाश, पहले इसका आंसर दो. लाइव वेब स्टूडेंट्स कहाँ हो आप लोग? सो गए हो क्या सारे लोग? है ही नहीं, तो पता ही नहीं चलता. YouTube पे भी देख रहे हैं, लाइव वेब पे भी देख रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता. चलो, तो देखो, अगर आपके पास n प्रोसेसेस हैं और टाइम क्वांटम q है, तो कभी भी किसी प्रोसेस को n-1 इंटू q टाइम से ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन दी CPU. वाई? समझना.
आपके पास n प्रोसेस है, अगर मैंने अभी अभी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है, तो डेफिनेटली ये तो वेट नहीं कर रही है, तो ये कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगी? सर ये क्यू टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगी, तो इसने तो अभी अभी एग्जीक्यूट किया था, तो इसके बारे में तो भूल जाओ। अब जो नेक्स्ट n-1 टाइम क्वांटम्स हैं उसमें क्या होगा, यहां पर आपकी अगर ये प्रोसेस P1 है तो यहां पर मैंने P2 को टाइम दे दिया, यहां मैंने P3 को टाइम दे दिया, यहां मैंने P4 को टाइम दे दिया, तो जो लास्ट प्रोसेस है Pn, उसको कितना टाइम लगा? यहां पर P1 थी, यहां पर P2 थी, यहां पर P3 थी, उसके बाद Pn है, तो ये जो पूरा टाइम लगा, इतने टाइम तक प्रोसेस Pn ने वेट किया, तो ये कितना था? 1 टू लेकर के n-1 प्रोसेस का क्यू टाइम क्वांटम, तो इनको जो टाइम लगा वो था n-1 इंटू क्यू, और उसके बाद Pn को डेफिनेटली चांस मिल जाएगा। आप बोलोगे सर P1, तो P1 ने तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही किया था, P1 ने तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही किया था। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद देखूं कि प्रोसेस P1 को मैक्सिमम कितने पॉइंट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, तो प्रोसेस P1 को इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैक्सिमम n-1 इंटू क्यू टाइम्स वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया था, फिर n-1 टाइम क्वांटम्स में रिमेनिंग n-1 प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे और वापस से प्रोसेस P1 को टाइम मिल जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसका मतलब इसके बाद ये n-1 है तो ये अगले n-1 है, फिर ये अगले n-1 होंगे एंड सो ऑन। तो किसी भी प्रोसेस को कभी भी n-1 इंटू टाइम क्वांटम टाइम से ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। चंद्र प्रकाश ने मैसेज डिलीट कर दिया, मतलब उसका डाउट क्लियर हो गया है ना? क्लियर? तो ये चीज याद रखना कि तो इसका मतलब हर प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है वो कभी भी n-1 से क्यू इंटू क्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम n-1 इंटू क्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब आपकी प्रोसेस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस कभी भी इससे ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे आप टाइम क्वांटम n-1 इंटू क्यू, तो किसी भी प्रोसेस को n-1 इंटू क्यू टाइम से ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्यू की वैल्यू रिड्यूस होगी, इसका मतलब जैसे जैसे आप टाइम क्वांटम के टाइम को छोटा करते जाओगे, प्रोसेसेस के लिए जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस होता जाएगा। इसका मतलब प्रोसेस का जो रिस्पॉन्स टाइम है, जब पहली बार उनको सीपीयू मिलेगा आने के बाद, वो टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा। इसका मतलब प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा। सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग the round robin scheduling? The benefit of using the round robin scheduling is that it increase or it basically reduces the response time. रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस हो रहा है, जो वेट करना पड़ रहा है वो टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो अगर किसी का टाइम रिड्यूस हो रहा है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है कि वो कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो रहा है। रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज होगा, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है प्रोसेसेस को। इसका मतलब आपके सिस्टम का रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो रहा है। हाँ, क्लियर? तो दैट्स द अनदर थिंग। इसको हम वापस से देख लेंगे कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप सबको ये क्लियर है। आई जस्ट होप कि सबको ये क्वेश्चन क्लियर है ना? तो आप इसको लिख सकते हो, यू मे नोट डाउन। नोट क्या लिखोगे? इफ देयर आर n processes in the memory, if there are n processes in the memory and q is the time quantum, if n is the number of processes in the main memory and q is the time quantum, then no process needs to wait, for more than n-1 into q time unit. Then no process needs to wait n-1 into q time unit before it is executed on the CPU.
नहीं सर, 9 मिनट से 12 मिनट को बता दीजिए रेडी क्यू का। ओके, तो डिलीट क्यों किया था? क्या लगा कि बाद में हटा दोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा हमारा डाउट? चलो, तो भाई क्या पूछ रहे हो सर? 9 to 12 बता दीजिए, 9 to 12 बता दीजिए। क्या बताऊं? टाइम मिनट 9 to 12 को समझने की जरूरत ही नहीं है चंद्र प्रकाश। सपने में आकर के ना मैं ऊपर छत पे ले जाऊंगा और धक्का दे दूंगा, क्योंकि आप जिस चीज को पूछ रहे हो कि 9 to 12 पे क्या हुआ, एक्चुअल में वो 9 to 12 से रिलेटेड नहीं है, वो टाइम मिनट 3 पर क्या हुआ उससे रिलेटेड है। टाइम मिनट 9 to 12 पे क्या हुआ वो इस चीज से रिलेटेड है।